चाहते हैं क्या? मान्यवर क्या है? 105 बोल रहे हैं सर। आप बोलेंगे? सर कि देखिए, दो लोग बोलते हैं और एक पढ़ता है, तो जो पढ़ने वाला सर उसको आपने कैंसिल करा दिया, तो दो लोग हम मान सिंह जी बोल देंगे और उसके बाद एक विषय पे, ये विषय तो सर शिक्षा भी बोलेंगे। विषय एक तय कर लीजिए ना, किस शिक्षा पे, उसी पर आप बोलेंगे। शिक्षा भी बोलेंगे सर। नहीं, कौन सी शिक्षा? हम बता दे रहे हैं, उच्च माध्यमिक। अरे हम सर ग्राहता को बोलने तो दीजिए सर, हमको आप अनुरोध सर आपसे संरक्षण दीजिए। मतलब आप हम समझ गए। इतना भी आनी है डॉक्टर आशुतोष जी, हम हमारी समझ में आ गया। आप लोग सदन में सिर्फ बोलना चाहते हैं, उसका कोई सरकार की तरफ से सार्थक उत्तर आए ये नहीं चाहते। हम बोल रहे हैं, आप बेसिक पे बोल रहे हैं, बेसिक पे बोल रहा हूँ सर, बेसिक। हाँ, माननीय नेता सदन आशुतोष जी बैठिए। मैं निवेदन ये करना चाहूँगा, चूंकि आपने इस सूचना को अस्वीकार करने योग्य थी, इसे अस्वीकार कर दिया था। माननीय सदस्य चंदेल जी वरिष्ठ सदस्य उनको बुला लिया था, फिर अनुमति दी जा रही है, लेकिन अनुमति आपको सर्वाधिकार है, लेकिन ये परंपरा नहीं बननी चाहिए। ये मैं पीठ से विनम्र नहीं, ये परंपरा नहीं बनेगी, ये परंपरा नहीं बनेगी। इस पर व्यवस्था आप दे दें और ये परंपरा नहीं बनेगी। भविष्य में न हो। मान्यवर, जब परंपरा नहीं बनेगी और भविष्य में जिस सूचना में दो विभागों की चर्चा होगी वो सूचना अस्वीकार कर दी जाएगी बिना सुने। मान्यवर, जब भी शिक्षा के गिरते हुए स्तर की चर्चा होती है तो बहुत गंभीर बड़ी बड़ी बहसें होती है और बहस के बाद अंतिम में जो निर्णय निकलता है वो निर्णय ये निकलता है कि सारा ठीक रहा, शिक्षकों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। आज राजनीतिक दबाव, संसाधनों के अभाव और स्वयं की उपेक्षा के बावजूद भी बेसिक का जो शिक्षक होता है, प्राथमिक शिक्षक होता है, और जो प्राथमिक विभाग के जितने भी, चाहे शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, मान्यवर आपसे कहना चाहते हैं वो जनगणना, आर्थिक गणना, बाल गणना, पशु गणना, पल्स पोलियो पिलाने से लेकर मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतगणना कराने और चुनावी ड्यूटी तक, अभी कोरोना के पीरियड में बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जिनकी जान चली गई हमारे में, लेकिन सबसे ज्यादा अविश्वास अगर किसी को है तो इस सरकार को उन पर अविश्वास है। मान्यवर, मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि जब आप इतने ईमानदारी से जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और पूरा जो शिक्षा विभाग काम कर रहा है, तो उनको लगातार अगर किसी ने परेशान किया तो इन अधिकारियों ने किया, और अधिकारियों ने इसलिए किया मान्यवर बेसिक के, क्योंकि जितने ऐप ये ला रहे हैं, इन ऐप में इनका बड़ा लंबा चौड़ा कमीशन भी फिक्स है। आपसे कहना चाहते हैं, अभी ऑनलाइन अटेंडेंस की बात चल रही थी, खराब मौसम, खस्ता हाल सड़कें, यातायात के साधन अगर नहीं ठीक से मिल रहे हैं तो इस अब हर एक ऑनलाइन उपस्थिति की प्रणाली को समाप्त किया जाना जनहित में, शिक्षक के हित में बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली 1956 और बेसिक शिक्षा विभाग परिषद नियमावली 1972 के संशोधित 1982 के विरुद्ध है। जब प्रदेश के किसी भी विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है मान्यवर, तो आप सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग पे ही ये लागू क्यों कर रहे हैं? परिषदीय स्कूल में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की फोटो युक्त उपस्थिति बाल अधिकार अधिनियम के भी विरुद्ध है मान्यवर, और ऐसे नियम विरुद्ध कार्य आप प्राथमिक के विद्यालय के शिक्षकों से कराना चाहते हैं, ये सरकार कराना चाहती है मान्यवर, इसके खिलाफ हम सब लोग हैं। मैं साथ ही साथ मान्यवर कुछ मांगे उनकी हैं, आप शिक्षकों से काम कराइए, शिक्षक काम करने को तैयार है, और आप बस उनके कुछ मांगे हैं कि शिक्षकों के लिए 15 CL और 15 हाफ CL की व्यवस्था की जाए, 30 वर्ष प्रति वर्ष 30 EL दे हो, राज्य कर्मचारी का दर्जा उसको दिया जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, MDM। माननीय आशुतोष जी, ज्यादा समय ना लें तो अच्छा रहे। जल्दी कर दूंगा सर मैं। हाँ, जल्दी करिए। MDM की MDM से प्रधानाध्यापक को मुक्त किया जाए, पदोन्नति की प्रक्रिया जो है शुरू की जाए, विद्यालय की अवधि के पश्चात बैठकों का आयोजन न किया जाए, माध्यमिक की भांति सभी शिक्षकों के चयन वेतनमान के अंतर्गत 12 वर्ष की सेवा पर
वेतनमान प्रदान किया जाए। शिक्षा मित्र और अनुदेशक को शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए, साथ ही साथ पुरानी पेंशन लागू की जाए। मान्यवर, मैं सबसे पहले जो बात कहना चाहता हूं कि 1999 में, जब 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय देश और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मान्यवर, उस समय सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो गरीब, जो गांव में गरीब किसान का बच्चा पढ़ता है, उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था कर पाए, उसको वेतन दे पाए। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा मित्रों ने अपने आप को संभालने का काम किया। इस शिक्षा व्यवस्था को संभालने का अगर किसी ने काम किया तो शिक्षा मित्रों ने किया। 1450 रुपये में शिक्षा मित्रों ने अपनी शुरुआत की थी। मान्यवर, गरीब मजदूर किसान का बच्चा जो देश का भविष्य है, उस देश के भविष्य को दिशा और दशा देने का काम अगर किसी ने किया था तो शिक्षा मित्रों ने किया था। और मात्र 1450 रुपये जब शुरुआत हुई और आज लगभग 25 साल बाद भी उनको मात्र 10,000 रुपये ही मिल रहा है। मान्यवर, जब हमारी सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको नियमित करने का भी काम किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग चले गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारी जो व्यवस्था थी वो पूरी नहीं हो पाई, प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। और जब चुनाव चल रहे थे तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार रैलियों में ये बात कही कि शिक्षा मित्रों को सरकार शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी है। इसका मतलब ये था कि वो अध्यादेश लाएंगे और शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम करेंगे। मान्यवर, इतने साल बीत गए लेकिन अभी तक सरकारों ने कभी, इस उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने कभी शिक्षा मित्रों के बारे में सोचने का काम नहीं किया। टेट सुपर टेट की परीक्षा पास होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। मान्यवर, 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट की परीक्षा हुई और मान्यवर सुपर टेट की परीक्षा हुई, कट ऑफ 40-45 था, उसको बढ़ा दिया कि ज्यादा शिक्षा मित्र ना आ जाए, 60% कर दिया। आप सोच लीजिए मान्यवर, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात कही है कि कभी खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। और आप समझिए कि एग्जामिनेशन लेने के बाद भी कट ऑफ चेंज कर दिया। इस सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ किस तरह से घोर अत्याचार सरकार कर रही है। वहीं बात मान्यवर बेसिक शिक्षा विभाग के हम अनुदेशकों की भी करना चाहते हैं। अनुदेशकों की बात इसलिए करना चाहते हैं कि आज प्रदेश के 27,000 से ज्यादा अनुदेशक मात्र 9,000 रुपए में अपनी सेवा दे रहे हैं। हमें और आपको मान्यवर ये सोचना होगा कि 9,000 रुपए में अपना गुजारा भत्ता कैसे करेंगे। कई बार हम लोगों ने स्थानांतरण की बात कही, स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। जब घेरने का काम किया तो एक बार तो स्थानांतरण कुछ लोगों का किया, एक लिस्ट तो निकाल दी, लेकिन उसके बाद सारी लिस्टें इन्होंने रोकने का भी काम किया है। अभी इन लोगों का कोई स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, जहां एक व्यवस्था और अनुदेशों के साथ है कि 100 से कम बच्चे होने पर अनुदेशों की नियुक्ति नहीं होती है, तो 100 से कम बच्चे वाली जो ये व्यवस्था है, इससे भी अनुदेशकों को मुक्त करने का काम सरकार को करना चाहिए। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के समान उनको नियमित करने का काम सरकार करे। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से सरकार का ये भेदभावपूर्ण व्यवहार है, इससे पूरा का पूरा प्रदेश, चाहे वो शिक्षा मित्रों के साथ हम सब खड़े हैं और अनुदेशकों के साथ खड़े हैं। इसलिए आज की इस कार्रवाई को रोककर हम चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। ठीक, माननीय सदस्य मान सिंह जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे सदस्य ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में विस्तार से अपनी बातों को रख रहे थे और मैं उनकी पुनरावृत्ति न करके सिर्फ कुछ बिंदुओं पर पीठ का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला शिक्षा होती है और इसके बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने मंतव्य रखे हैं, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो गरीब किसान के बच्चे वो कहाँ शिक्षा रूपी दूध पाएंगे और कहाँ दहाड़ेंगे, इसको तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जान रही है।
मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यह दोहरा चरित्र रहा है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी थे तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की बहुत कमी है और हम गांव का जो मेधावी छात्र होगा उसको नियुक्त करेंगे, वो प्राथमिक शिक्षा देगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वह जो गांव का टॉपर स्टूडेंट था वो शिक्षा मित्र के रूप में भर्ती हो गया। और विडंबना देखिए, प्राथमिक शिक्षा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है। अब ये कहते हैं कि शिक्षा मित्र अयोग्य है, तो आप तो उसके दोषी हैं, फिर अयोग्य लोगों से क्यों आपने इतना बड़ा काम लिया? पहला मेरा क्वेश्चन। दूसरी बात, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि सरकारें गुमराह कर रही हैं। आप समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, उससे भी ये पल्ला झाड़ लेते हैं। कुल मिलाकर के माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि गरीब किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षा मुहैया ना हो पाए। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि इस व्यथा को कुछ शिक्षा मित्र सहन नहीं कर पाए, उसी में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर लिया। और ये सुसाइड करने से पहले मैं कौशल कुमार सिंह, शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में कार्यरत हूं। मैं आज योगी मोदी की दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। अल्प मानदेय 10,000 में मैं अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं कहूं माननीय अधिष्ठाता महोदय कि आज भारतीय जनता पार्टी उन शिक्षकों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है और जो उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं उसमें ये तर्क दे रहे हैं कि हमने उनको 10,000 दे दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये मैं नहीं कहता, एक ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि शिक्षा भारतीय संस्कृति में पवित्र पर अब पहुंच से बाहर, हाई कोर्ट ने कहा। जहां एक तरफ शिक्षा को सहज सुलभ उपलब्ध कराने जाने की बात कही जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ये अनाचार अत्याचार है उसमें हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात आपके संज्ञान में और लाना चाहूंगा। समाप्त करिए, आपकी बात आ गई है। अभी तो माननीय अधिष्ठाता महोदय मैंने शुरू किया है। शुरू नहीं किया, ये नियम 105 की सूचना है अधिष्ठाता महोदय, कुछ तो आप बोलने का समय हमें दीजिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 85,152 पद रिक्त हैं। ये मैं नहीं कहता, ये माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री खुद यहां सदन में बोल के गए फरवरी में। और 69,000 शिक्षक जो भर्ती है वो जो आरक्षित श्रेणी के SC, ST, OBC के जो अभ्यर्थी हैं उनके अधिकारों में डाका डाला गया। आज अगर शिक्षा के बारे में यह सरकार इतना असंवेदनशील है कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो पद रिक्त हैं उनको एक साजिश के तहत भरा नहीं जा रहा है, और इसके अलावा माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी भी तरीके से प्राथमिक शिक्षा सुचारू रूप से न चल सके उसके लिए जनगणना, मतगणना, जितना गैर शैक्षणिक कार्य हैं सब कराए जा रहे हैं। तो मैं इस पीठ के माध्यम से
यह कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है और जिस तरीके से एक साजिश के तहत गरीब बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है कि उनमें जो रिक्त पद है उनको नहीं भरा जा रहा है, तो आज इस अवलंबनीय महत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज 105 की सूचना शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर दी गई है। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे शिक्षा प्राप्त न कर सकें, उसके लिए जो है गलत नीतियां बनाई जा रही हैं। केवल बड़े लोगों के बच्चे शिक्षा लें, वही नौकरी पावें। दूसरे लोग जो गांव से उठ करके इनके मुकाबले खड़ा हो गए, उनसे बड़ी तकलीफ है इनको जो है, जिसकी वजह से ये तमाम गलत नीतियों को अपनाते चले जा रहे हैं। और शिक्षा के गिरते हुए स्तर का एक उदाहरण आपको बता दूं कि जब ये सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने एक नारा दिया कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हम मदरसा के छात्रों को देंगे। परिणाम क्या हुआ कि मदरसा के आधुनिक शिक्षक जो इंग्लिश, मैथ, विज्ञान पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे, उनको 60% केंद्र की सरकार जो है और 40% जो है प्रदेश की सरकार उनको मानदेय के रूप में देती थी। तो उनको करीब 11-12 हज़ार रुपये मिल जाया करते थे, जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, केंद्र में सरकार बनते ही 60% जो केंद्र का अंश था उसको खत्म कर दिया और आज जो 40% था प्रदेश का अंश उसको भी खत्म कर दिया। ये मदरसे की शिक्षा जो आधुनिक शिक्षकों की नियुक्ति थी, किसके लिए थी कि केवल वो मजहबी शिक्षा न ले, वह भी जो है समाज में जो है मुख्य धारा से जुड़े, वह भी विज्ञान, अंग्रेजी और साइंस की शिक्षा लें और मुख्य धारा में जोड़ने की जो व्यवस्था की गई थी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा, उसको ये खत्म करने की योजना के तहत ये काम किए। और आज वो शिक्षक भूखमरी के कगार पर हैं। उन शिक्षकों के विषय में ये सरकार तनिक भी चिंता नहीं कर रही है कि ये मदरसे और इन विद्यालयों को बंद करने, इनको मर्जर करने और मर्जर और क्लोजर की नीति इनकी चल रही है। इनको बंद कर दिया जा, इनको समायोजित कर दिया जा कहीं दूसरी जगह जो है। ये इतनी बड़ी इनकी जो है योजनाएं चल रही हैं और इनको भी एक तरफ, दूसरी तरफ इनको भी शिक्षकों और कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम से डिजिटल अटेंडेंस का आदेश जारी करते हैं। और 16 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो संगठनों की बैठक हुई, उसमें निर्णय हुआ कि इसको जो है अग्रिम आदेश तक स्थगित रखा जाए। इसके बाद भी मदरसों के विद्यालयों पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा नाजायज दबाव बनाया जा रहा है, जिसको समाप्त किया जाए। इस तरह से अधिकारी जो है नाजायज दबाव जो है बना करके जो है शासनादेश और उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना न करें। जहां तक शिक्षा के स्तर का सवाल है कि हमारे माध्यमिक में जो है एक व्यवस्था के तहत जो है, शासनादेश के तहत जो है तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति हुई और उस तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति जो है 93 से 2000 तक के तदर्थ शिक्षकों को
माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में विनियमित कर दिया, लेकिन अधिकारियों ने जो है मनमाने ढंग से उनको विनियमित किया, कुछ को छोड़ दिया और कुछ को जो है विनियमित किया। और जब इनका शासनादेश जो नया आया है बर्खास्त करने का, उसमें जो शिक्षक सम्मिलित नहीं होते हैं उनको भी उसमें जो है सम्मिलित कर लिया गया, जो 93 से 2000 तक के। वो रीट जिसका हवाला देते हुए इन्होंने जो है बर्खास्त किया, उस रीट में केवल 2000 के बाद तक के शिक्षक सम्मिलित थे, 2000 के पूर्व के शिक्षक थे तो सम्मिलित नहीं थे। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि उसमें उनका वेतन नहीं घटना चाहिए था, लेकिन इस सरकार ने गलत ढंग से गलत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा था कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए। कहा था कि यह जो है तदर्थवाद को खत्म कर दिया जाए। तदर्थवाद को खत्म करने के नाम पर तदर्थ शिक्षकों को ही बर्खास्त कर दिया गया और उसमें बर्खास्त 93 से 2000 तक के लोगों को भी कर दिया गया और 2000 के बाद तक कर दिया गया। इससे जो है शिक्षकों की कमी आई और फिर हमने इसको जब सदन में उठाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ले आकर के सदन में दिया, तब जो है इस पर पुनर्विचार हुआ और पुनर्विचार में जो है उनको मानदेय के रूप में, शिक्षक के रूप में रखा गया। यह पहली घटना है इस सरकार की। दूसरी घटना है, पहली तो शिक्षा मित्रों के साथ हुई कि 30,000 से 10,000 पर आ गए और यहाँ 1,75,000 पाने वाले 25,000 और 30,000 पर आ गए। डिमोशन हो गया। डिमोशन जो है, कोई सरकार प्रमोशन करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षकों से का डिमोशन कर दिया और इनको 25,000 और 30,000 पर कर दिया जो है। और उसी में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसका अपील संख्या 83/2016 था, संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश जो है, उसमें तदर्थ शिक्षकों के साथ साथ वैतनिक तदर्थ शिक्षक और अवैतनिक तदर्थ शिक्षक दोनों सम्मिलित थे। लेकिन एक के विषय में इन्होंने शासनादेश तो जारी कर दिया कि इनको जो है तदर्थ शिक्षक के रूप में और 25,000 हाई स्कूल में तक पढ़ाने वाले को और 30,000 तक इंटरमीडिएट के पढ़ाने वाले को दिया जाएगा। लेकिन जो अवैतनिक शिक्षक थे उसको इसने फिर भी सम्मिलित नहीं किया। वह शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं मान्यवर, और वह शिक्षक पढ़ा रहे हैं आज और 1 रुपया नहीं पा रहे हैं सरकार द्वारा न प्रबंधक द्वारा। प्रबंधक न तो 1 पैसा दे रहे हैं, न सरकार उनको दे रही है। इसलिए मेरा ये मानना है कि उस रीट में जब वह भी सम्मिलित थे, वैतनिक तदर्थ शिक्षक और अवैतनिक शिक्षक, तो दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ शिक्षा के गिरते हुए स्तर का एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। आप सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि जो उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड है, इसमें जितने भी छात्र पंजीकृत हैं, इनकी 19-20 से लेकर के आज तक उन छात्रों की परीक्षा ही नहीं कराई गई। 19-20 से लेकर के सत्र से लेकर आज तक उनकी परीक्षा नहीं कराई गई और 23 और 24 की परीक्षा की समय सारणी घोषित की जाती है विभाग द्वारा और लगातार 2 बार उसको फिर निरस्त कर दिया जाता है। आप बता दीजिए महोदय कि जहां पर ये होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड जो है, जो दवाओं देने के लिए जो है और दवाओं के लिए जो है ये बच्चों को जो है जो तैयार किया जाता है, वहां पर 4-4 वर्षों से परीक्षा नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब कि शिक्षा के स्तर को ये बढ़ाने की प्रक्रिया है कि शिक्षा के स्तर को गिराने की प्रक्रिया है। और उन विद्यालयों से संबद्धता के नाम पर
प्रतिवर्ष वार्षिक नवीनीकरण संबद्धता के नाम पर 15-15 हजार रुपए उनसे लिए जा रहे हैं, और उसके बाद भी एक तो परीक्षा नहीं कराई जा रही है, दूसरे तरफ 220 नए कॉलेजों से 2,02,000 रुपया संबद्धता शुल्क भी ऑनलाइन जो है उनसे ले लिया गया। नेता प्रतिपक्ष, आप बेसिक शिक्षा पे एक ही विषय नहीं, पे बोला तो हाँ, हम बेसिक शिक्षा पर नहीं बोल रहे हैं, हम जो है ग्राह्यता पर बोल रहे हैं। अभी तय हुआ जो ग्राह्यता पर मैं बोल रहा हूँ मान्यवर। इसलिए ये जो है, जो व्यवस्था सरकार की चल रही है शिक्षा विभाग की, यह क्या साबित करता है? माध्यमिक शिक्षा के किसी भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का या घटाने का है, इसको आप देख लें। इसको आपके स्तर का है, इसमें मंत्री जी से जो इस पर विचार विमर्श हमारे नेता सदन जी करेंगे। और जो बेसिक शिक्षा परिषद में जो द्वारा संचालित जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण ऑनलाइन होने के बावजूद भी इस वर्ष ऑनलाइन स्थानांतरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, इसके विषय में जो है कहीं कोई स्पष्ट नहीं किया गया। टीचर जो महिलाएं हैं और जो बहुत दूर हैं अपने परिवार से और अपने जिले से, कई जिले दूर हैं, उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए हम वह मानसिक रूप से जो है जब प्रताड़ित रहेंगी, मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगी, तो वह शिक्षा अच्छी तरह नहीं दे पाएंगी। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध जो है कर रहा हूं कि ऑनलाइन व्यवस्थाएं जो चल रही थी उसको सुचारू रूप से चलना चाहिए था। दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं कि जूनियर हाई स्कूलों में जो है 2021 में भर्ती हुई और 17 अक्टूबर 2021 को वो भर्ती संपन्न हो गई। 17 नवंबर 2021 को उसके परिणाम जो है घोषित हो गए और फिर संशोधित परिणाम जो है 6 सितंबर 2022 को घोषित हो गई। लेकिन आज तक उनको नियुक्तियां 43,610 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्तियां आज तक नहीं हुई। इतने पद रिक्त हैं, परीक्षाएं हो गई, रिजल्ट आ गया उनके, और उनको जो है कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है। यह शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का तरीका है या शिक्षा के स्तर को गिराने का तरीका है, यह मैं आपसे बताना चाहता हूं। दूसरी तरफ जो परिषदीय विद्यालय हो, चाहे एडेड विद्यालय हो, चाहे राजकीय विद्यालय हो, चाहे हमारे कर्मचारी हैं, उनका जो एनपीएस का पैसा है, वो एनपीएस का पैसा जो है वो उनके खाते में पोस्ट ही नहीं हो पा रहा है। उस पैसे का कोई हिसाब किताब भी नहीं हो पा रहा है। और इन शिक्षकों के साथ जो प्राथमिक के शिक्षक हैं उनको भी जो है डिजिटल अटेंडेंस की अव्यवहारिक व्यवस्था उनके ऊपर थोपी जा रही है। जब टीचर मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, उससे आप काम लीजिए, उस पर कानून जरूर बननी चाहिए, उसकी उपस्थिति प्रतिदिन होनी चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से संतुष्ट होगा तब बच्चों को अच्छी तरह से वह शिक्षा दे सकता है। अगर वह मानसिक रूप से जो है संतुष्ट नहीं रह पाएगा तो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए जो डिजिटल अटेंडेंस जैसी अव्यवहारिक व्यवस्था को समाप्त करने का कष्ट किया जाए जो है। दूसरी तरफ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि जो एनपीएस के पैसे में किसे में मैंने बात किया, इससे सारे लोग पीड़ित हैं, शिक्षक ही नहीं सारे कर्मचारी और अधिकारी भी पीड़ित हैं जो पुरानी पेंशन की बहाली की बात कर रहे हैं और ये जो डिजिटल अटेंडेंस को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इस पर सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज मैं अनुदेशक जो हैं उनके विषय में करना चाहता हूं कि जो 27,555 अनुदेशक हैं और जो 40 वर्षों से जो है की उम्र पार कर चुके हैं
और इन अनुदेशकों को आज तक नियमित नहीं किया गया। इस पर माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच का जो निर्णय पारित हुआ, जो दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से उसको लागू करना था, सरकार उस पर भी लागू नहीं की। महिला अनुदेशकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की जो व्यवस्था थी, जिससे उनका शादी विवाह होने में आसानी हो सके, लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा रहा है, जिससे जो है ये शिक्षक जो अनुदेशक हैं ये काफी परेशान हैं। इन अनुदेशक जो शिक्षक हैं उनको अन्य शिक्षकों की तरह जो है आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा और बाल्य देखभाल अवकाश, मातृत्व अवकाश की जो व्यवस्था राजकीय विद्यालयों में और परिषदीय विद्यालयों में है, शिक्षकों में है, वह व्यवस्था इनके साथ भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि यह भी वही काम करते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ काम करते हैं। इसलिए जहां तक एडेड विद्यालयों में 4th क्लास के कर्मचारियों का सवाल है, 4th क्लास के कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग से होनी थी, वह आज तक नहीं हो पाई। जहां 1500-1500 बच्चे हों, वहां पर जो है सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और राजकीय जो विद्यालय हैं, वो राजकीय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी और उसमें तृतीय श्रेणी के भी कर्मचारी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और उसमें टीचर जो है 1, 2, 3 टीचर जो है प्रत्येक विद्यालयों में है। सब्जेक्ट अगर 10 पढ़ानी है तो 2 टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? यह शिक्षा के स्तर को गिराने का इससे बड़ा और कोई हथियार नहीं हो सकता कि उसमें एडमिशन ले लिया गया, एडमिशन लेकर के और 1 शिक्षक है, 2 शिक्षक है, वह शिक्षक किस विषय का मास्टर है, किन किन विषयों को पढ़ाएगा? अगर उसने जो है बीए या बीएससी किया है तो 3 ही सब्जेक्ट तो पढ़ा सकता है। इसलिए जो है यह जो शिक्षा के स्तर को गिराया जा रहा है इस सरकार में जो है। और ये जो एडेड विद्यालय में और ये राजकीय विद्यालयों में जो सफाई कर्मचारी हैं, इनकी जो है नियुक्तियां जो है नहीं हो पा रही हैं। और 35% एडेड विद्यालयों में शिक्षकों का स्थान आज भी रिक्त पड़ा हुआ है। और यहां तक आपको बता दूं जो है कि जो हमारे वित्तविहीन विद्यालय हैं, इन वित्तविहीन विद्यालयों में की सेवा नियमावली नहीं बनी। एक सेवा नियमावली 10 अगस्त 2001 को बनी थी, जिसमें कोई भी कर्मचारी और प्रिंसिपल उस संस्था को रखने और उसको निकालने का कोई प्राविधान नहीं था। वह एडेड विद्यालयों में अनएडेड शिक्षकों पर लागू होती है। माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी बैठी हुई हैं, कई बार मैंने कहा इस बात को, और कई बार स्वीकृति इस बात की हुई कि सेवा नियमावली बना दी जाएगी। लेकिन जब सेवा नियमावली का नाम आता है तो 10 अगस्त 2001 की सेवा नियमावली, 10 अगस्त 2001 की सेवा नियमावली जब 1986 में इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 में जब अमेंडमेंट हुआ और मान्यता की धारा 7 क थी, तो 7 क की धारा के लिए वो नियमावली बनी थी और एडेड में अनएडेड जो फैकल्टी थी उसके लिए बनी थी। आज हमारी मान्यताएं 7 क से 7-4 में मूल धारा में चली गई। जब मूल धारा में 7-4 में चली गई तो 7-4 में जो नियमावली है, सेवा नियमावली, माननीय नेता सदन जी आपको भी अवगत कराना चाहता हूं कि वह सेवा नियमावली जो इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 16(6) में है, वही सेवा नियमावली मेरे ऊपर भी लागू होगी, क्योंकि वही सेवा नियमावली सबके पर लागू है। एडेड विद्यालय जो 7-4 की मान्यता वाले हैं सब पर वही लागू है। उसमें 2 अमेंडमेंट है, एक अमेंडमेंट वेतन वितरण अधिनियम 1971 और चयन बोर्ड आयोग 1982 का है। वह जो है वित्तविहीन पर लागू नहीं होता है, वो अलग अमेंडमेंट है। से सारी नियमावली जो है
हमारे ऊपर लागू होगी, इसलिए कोई नई सेवा नियमावली बनाने की भी जरूरत नहीं है। मैं माननीय सभापति महोदय से और माननीय नेता सदन की तरफ से मैं जो है अपने माननीय मंत्री जी बैठी हुई हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको दिखवा लें, बहुत अधिकारियों के चक्कर में न रहें, आप स्वयं उसको दिखवा लें जो है। और ये अधिकारी हमेशा गुमराह करने की रिपोर्ट देते हैं, आज भी दिए होंगे। यह 7.4 में जो मान्यताएं हैं सबकी सेवा नियमावली 16.6 में है, उसको हम लोगों पर भी लागू करवा दें। जो आज 20 साल से संघर्ष चल रहा है, इस पर तमाम लड़ाइयां चल रही हैं। आज भी पूरे प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक डीआईएस कार्यालयों पर इन्हीं 2 सवालों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश में आज धरना चल रहा है डीआईएस कार्यालयों पर जो है कि ये हमारी सेवा नियमावली बनाई जाए और माध्यमिक शिक्षा में जो 80% भागीदारी देते हैं माध्यमिक के वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षक, इनकी हालत मनरेगा के मजदूरों से भी खराब है। पूर्ववर्ती सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में इनको मात्र 2 अरब रुपया मानदेय के रूप में दिया गया था, उस शासनादेश को भी सरकार ने खत्म कर दिया। आज वो शिक्षक 2000, 3000, 1000, 1500 रुपया महीना प्रबंधक द्वारा पा करके जो है अपनी व्यथित जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे, अपने माँ बाप की दवा इलाज कैसे करे, वह शिक्षक जो है अपने रहने के लिए एक मंडई कैसे रखे, अपनी लड़की की शादी कैसे करे, बेटे और बेटियों को उच्च शिक्षा कैसे दे। जो माध्यमिक शिक्षा में 80% जिसकी भागीदारी है वह उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से 1 रुपया नहीं पाता, 1 रुपया नहीं पाता है। जब 1 रुपया पाने की बात आई, बहुत निवेदन हम लोगों ने किया जो है, बहुत आंदोलन किया जो है पूर्ववर्ती सरकार में, तो माननीय अखिलेश यादव ने सहृदय 2 अरब रुपया दिया। और 2 अरब रुपया जो दिया, अंतिम वर्ष था 1 अरब 4 करोड़ रुपया केवल खर्च हुआ, 96 करोड़ रुपया जो वितरण से बचा उसको भी सरकार ने अपने खाता में वापस ले लिया। आज उन शिक्षकों की हालात इतनी खराब है, जिनका मैं नेतृत्व करता हूं, जिनके नेतृत्व के बदौलत यहां पर आया हूं जो है, उन्हीं के बदौलत पहुंचा जो है, वो उनकी हालत इतनी खराब है कि मैं अपने जबान से बयान नहीं कर पा रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि इस महंगाई में 1000, 1500, 2000 रुपए महीना में जो पाता हो उसका परिवार कैसे चलेगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नेता सदन जी, आप नेता सदन की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी समस्या, हमारे माननीय जो है मंत्री जी भी हैं, सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जो लागू थी, उसको जो है लागू करते हुए उसको बढ़ाने की बात करनी चाहिए, न कि उसको समाप्त करने की बात करनी चाहिए। ये शिक्षक केवल नौकरी नहीं करता है, ये समाज को शिक्षा देता है, समाज को दिशा देता है, ये राष्ट्र का निर्माता होता है। इसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है यह बिल्कुल क्षम्य नहीं है, क्योंकि सरकार का जो काम होता है, विधायिका का जो काम होता है, ये माँ बाप का रोल होता है। जैसे एक माता और पिता अपने बेटे और बेटी के लिए कपड़ा की जरूरत है तो कपड़ा देता है, पढ़ाई की जरूरत है तो पढ़ाई करता है, रोटी की जरूरत है तो रोटी देता है, दवा की जरूरत हो तो दवा देता है, उस तरह से ये विधायिका का काम जो है जनता के प्रति होना चाहिए। तो विधायिका को यह सोचना चाहिए, सरकार को यह सोचना चाहिए कि ये शिक्षक जिंदा वास्तव में कैसे हैं। जैसे पूरे प्रदेश में 4 लाख लोग इस भुखमरी के शिकार हैं, आज धरने पर पूरे प्रदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरने पर बैठे हुए हैं अपनी इन समस्याओं को लेकर के। इसलिए मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जो आयोग बनाया गया उस आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति आज तक नहीं हो पाई, जिसका भी मैंने विरोध किया था कि जब 4-4, 5-5 आयोग काम कर रहा है तब तो समय से काम ही नहीं कर पा रहा है। और इस आयोग, सभी आयोगों को तोड़ करके एक आयोग बना दिया जाएगा तो कभी भी कोई भर्तियां नहीं हो पाएंगी। आज तक इतने दिनों के बाद
भी 7-8 महीने बीत गए और एक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई। भर्ती कहां से होगी? जब भर्ती नहीं होगी, शिक्षक विद्यालय में नहीं होंगे, तो फिर पढ़ाई क्या होगी? जब पढ़ाई नहीं होगी तो शिक्षा का स्तर कहां से बनेगा? वो भी गिरेगा। आज एक बात और आपको बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज कुछ विद्यालयों में भौतिक संसाधन नहीं है और इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि एक सेक्शन अगर जूनियर में है तो उसमें 40 बच्चे, हाई स्कूल में है तो 60 बच्चे और इंटरमीडिएट में एक सेक्शन है तो 80 बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। लेकिन एक सेक्शन में मुझे एक सूचना मिली, मैं नाम दे दूंगा शिक्षा मंत्री जी को, मैं इस चीज का कई ऐसे विद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं जिनके पास एक सेक्शन की मान्यता है, एक सेक्शन का टीचर है और एक सेक्शन का उसके पास कक्ष है और एक कक्षा में 900 एडमिशन है। माननीय सभापति महोदय जी, ये शिक्षा के स्तर को गिराने का इससे बड़ा और हथियार क्या हो सकता है? बहुत करेंगे, खड़ा होकर के 100 बच्चे उसमें खड़ा हो लेंगे, खड़ा होकर टीचर की बात सुन लेंगे। 900 बच्चे हो, एक टीचर हो, एक क्लास हो, कैसे वो पढ़ रहे हैं? ये एडमिशन कैसे हुआ? माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम विनम्र निवेदन करेंगे कि इसकी जांच करा लें कि किनके पास कितने सेक्शन हैं, उस सेक्शन के आधार पर उनके एडमिशन होने चाहिए और सेक्शन के आधार पर ही सरकार ने उनको टीचर दिया है। एक सेक्शन पर 1.5 टीचर की कानूनी व्यवस्था है और एक सेक्शन पर 900 बच्चों का एडमिशन है। कैसे वो पढ़ाते हैं? शिक्षा का स्तर बन रहा है कि बिगड़ रहा है? कैसे शिक्षा का स्तर सरकार बनाना चाहती है? आज एशिया की सबसे बड़ी यूपी बोर्ड की परीक्षा होती है जिसमें लगभग 60 लाख बच्चे बैठते हैं और उस परीक्षा तो बड़े तामझाम के साथ होती है कि नकल विहीन परीक्षा होगी, लेकिन जो 4 विषयों में फेल होता है उसको भी गैस मार्क दे करके उसको उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। यह क्या साबित करता है? यह क्या साबित करता है कि इस प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि उनको साक्षर बनाया जा रहा है। यह शिक्षा के स्तर को गिराने का इससे अलावा और क्या जो है उपाय सरकार कर सकती है? एडमिशन की स्थिति, रिजल्ट की स्थिति और नई शिक्षा नीति आ रही है। नई शिक्षा नीति कहती है कि कक्षा 1 से लेकर के 11 तक कोई परीक्षा नहीं होगी, जिसको क ख ग घ आता हो और न आता हो 11 पास होगा, 12 में उसकी परीक्षा होगी। तो इसका मतलब ये नीतियां जो है सरकार की गलत नीतियों के कारण, जिसको हमने नोटिस में दिया है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ये जो है दुर्व्यवस्थाएं हो रही हैं और इन दुर्व्यवस्थाओं के तहत जो है शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन जो है गिरते चला जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं, सरकार को बताते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इस चीज पर ध्यान दें, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, जिससे साबित हो रहा है कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब किसान मजदूर के बेटों को शिक्षा से कोसों दूर रखना चाहती है। इसीलिए एक अमेंडमेंट भी लिया दिया जो है, मान्यता की शर्तों को इतना बढ़ा दिया कि जहां 38,000 रुपए लगते थे मान्यता लेने के लिए, वहां 11 लाख रुपए लग रहे हैं और जहां जो है जमीन लगती थी जो है 17.5 बिस्सा, वहां 52 बिस्सा हो गई। मान्यता जो है 3 वर्ष के लिए हो गई, फिर नवीनीकरण होगा। इसका मतलब कि कोई गरीब मिडिल क्लास फैमिली चाहे जिस जाति बिरादरी की क्यों न हो, अब कोई नया विद्यालय नहीं खुल रहा। जब से अमेंडमेंट आया है तब से आप पता कर लीजिए कि आपके शिक्षा परिषद इलाहाबाद में नवीन मान्यता की कई एप्लीकेशनें आई। ये शिक्षा को, यह जो है
गरीबों से हटाने और अमीरों के हाथ में जो है शिक्षा को बेचने की जो है योजना सरकार की है। इसलिए हम इस जो है सदन की कार्यवाही रोककर इस अविलंबनीय व लोक महत्व के प्रकरण पर चर्चा कराए जाने की हम मांग करते हैं। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? पूछिए उनसे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहती हैं? पहले से सूचना तो थी नहीं आपको, इसलिए कुछ माध्यमिक की सूचना थी। हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, फिर भी अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह दीजिए, नहीं तो। सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले भी आपने ये सारी विषय मेरे संज्ञान में डाले थे और आपके विषय अपनी जगह जिन परिस्थितियों के हिसाब से आप बता रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए और उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, कार्य स्थगन।